नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र के वार्षिकांक में आज हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का पहला बिंदु बराकाह। बराकाह क्या है? अरब जगत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात यूएई द्वारा यह स्थापित किया गया है और 1 अगस्त 2020 को इसका परिचालन आरंभ हुआ। इसमें 4 संयंत्र हैं। 1400 मेगावाट प्रति संयंत्र की क्षमता है, यानी कि कुल 5600 मेगावाट का। और 5600 मेगावाट जो है संयुक्त अरब अमीरात के कुल ऊर्जा मांग का 25% है। यानी कि ये जो इसका पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये संयुक्त अरब अमीरात के कुल ऊर्जा मांग का 25% पूर्ति करेगा। और ये अबू धाबी के अल धफरा क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ये तो अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, लेकिन विश्व का 33वां राष्ट्र है ये संयुक्त अरब अमीरात, जो कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। तुर्कमेनिस्तान वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा इसे प्रदान किया गया है। तुर्कमेनिस्तान जो है 27 अक्टूबर 1991 को तत्कालीन सोवियत संघ से अलग हुआ। 22 जुलाई 2020 को जिनेवा में आयोजित WTO की सामान्य परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया तुर्कमेनिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किए जाने का। और ये 25वां पर्यवेक्षक देश है। तुर्कमेनिस्तान विश्व व्यापार संगठन का 25वां पर्यवेक्षक देश है। विश्व व्यापार संगठन में कुल 164 सदस्य राष्ट्र हैं और भारत इसका संस्थापक सदस्य है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य 17 जून 2020 को चुना गया है। किस वर्ष के लिए? 2021-22 के लिए, यानी कि 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक के लिए चुना गया भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्यों को चुना जाता है। इसमें हुए वोट में कुल 192 में से भारत के पक्ष में कुल 184 वोट पड़े और भारत 8वीं बार बना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। 8वीं बार बना है। और आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट सदस्य देश होते हैं और 8वीं बार बना है भारत। तो देखिए कब कब बना है: 1950, 51, 67, 68, 72, 73, 77, 78, 84, 85, 91, 92, 2011, 12 और 2021-22 में बनेगा। अब इनमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है? पहली बार कब बना? तो पहली बार 1950-51 के लिए चुना गया था। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य पहली बार कब बना? तो 1 जनवरी 1950 को बना। ये जो 1950-51 है, तो 1 जनवरी 1950 से 31 दिसंबर 1911 के लिए। और अभी बनेगा 2021-22 में। और इससे पिछला कब बना था, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब भारत के साथ 4 अन्य सदस्य भी बने हैं। इसके अन्य देश भी और स्थायी सदस्य बने हैं। तो वो हैं आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे। अमेरिका ओपन स्काई ट्रीटी खुला आकाश संधि से बाहर हो गया। इसकी घोषणा की 22 मई 2020 को। और क्यों अलग हुआ? तो अमेरिका ने आरोप लगाया है कि रूस इसका पालन नहीं कर रहा है, ओपन स्काई ट्रीटी का। और इसका कारण क्या है? खास बात कि सितंबर 2019 में रूस एक सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा था अपने यहाँ। उस दौरान उसने उस क्षेत्र से अमेरिकी उड़ानों को प्रतिबंधित कर दिया था। इसी का आरोप लगाते हुए अमेरिका ने इस संधि से बाहर होने की घोषणा 22 मई 2020 को की। और ये संधि जो है खुला आकाश संधि, इस पर हस्ताक्षर हुआ था 24 मार्च 1992 को और ये 1 जनवरी 2002 से प्रभावी हुआ था। वर्तमान में 24 देश इसके पक्षकार हैं। अमेरिका WHO से बाहर होने की घोषणा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होने का घोषणा किया। 6 जुलाई 2020 को यह घोषणा किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र लिखकर उसे अवगत कराया गया। और इसका नियम है कि 1 साल पहले आपको अवगत कराना होता है। तो 6 जुलाई 2020 को अवगत कराया गया अमेरिका द्वारा UN महासचिव को, यानी कि अगले साल
6 जुलाई 2021 से अमेरिका WHO से बाहर हो जाएगा। अप्रैल 2020 में ही WHO की आर्थिक सहायता रोक दिया था अमेरिका ने। और किसके कारण? कोविड-19 के दौरान चीन के पक्ष में WHO की असंदिग्ध भूमिका को देखते हुए अमेरिका ने इसका आर्थिक पैकेज रोक दिया था और 6 जुलाई को इससे बाहर होने की घोषणा कर दी। देखिए ट्रंप के कार्यकाल में देखिए अमेरिका की तानाशाही स्थिति क्या चल रही है। कई जो थे लोकतांत्रिक स्थिति वाले संगठन, उससे बाहर हो गया है अमेरिका ट्रंप के कार्यकाल में, जैसे यूनेस्को, यूएन मानवाधिकार परिषद, ईरान परमाणु करार, पेरिस जलवायु समझौता, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संधि। इन सब से पिछले कुछ वर्षों में ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका बाहर हो चुका है। इक्वाडोर ओपेक से बाहर हो गया। कब हुआ बाहर? 1 जनवरी 2020 से, और बाहर होने का निर्णय लिया गया था 1 अक्टूबर 2019 को। और देखिए इसके पहले इक्वाडोर यानी कि अंतिम लास्ट सदस्य है जो कि ओपेक का सदस्यता छोड़ा है, और इसके पहले 1 जनवरी 2019 को कतर ने इसकी सदस्यता छोड़ी थी। अब देखिए इक्वाडोर का खेल इसके ओपेक के संबंध में। 1960 में ओपेक स्थापित हुआ, 73 में इक्वाडोर इसमें शामिल हुआ, 92 में इक्वाडोर बाहर हुआ, फिर 2007 में शामिल हुआ, 2007 में फिर शामिल हुआ, अब 2020 में 1 जनवरी से फिर बाहर हो गया है। अब ओपेक में जो है इक्वाडोर के बाहर होने के बाद 13 सदस्य देश बचे हैं। भारत हिंद महासागर आयोग में पर्यवेक्षक की भूमिका मिली है इन्हें। 6 मार्च 2020 को सेशेल्स में आयोजित 34वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। इसके पूर्व 4 पर्यवेक्षक थे, चीन, यूरोपीय यूनियन, OIF और माल्टा। और भारत के साथ साथ इसी बैठक में जो है जापान और संयुक्त राष्ट्र को भी पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। इसी बैठक में 6 मार्च 2020 को ही भारत के साथ साथ जापान और संयुक्त राष्ट्र को हिंद महासागर आयोग में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया। हिंद महासागर आयोग स्थापना हुई थी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर पोर्ट लुइस मॉरिशस में है, और ये क्या है? द्वीपीय राष्ट्रों से निर्मित एकमात्र अफ्रीकी संगठन है। इसमें 5 पूर्णकालीन सदस्य हैं। वो सदस्य देखिए मॉरिशस, सेशेल्स, रीयूनियन, कोमोरोस और मेडागास्कर। रीयूनियन जो है ये फ्रांस का समुद्र पारीय क्षेत्र है। भारत GPAI के संस्थापक सदस्यों में शामिल हुआ 15 जून 2020 को। GPAI क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है। इसका सचिवालय जो है वो पेरिस स्थित OECD के ही मुख्यालय में है। 2 विशेषज्ञ केंद्र हैं, मॉन्ट्रियल और पेरिस। इसका प्रथम वार्षिक सत्र जो है दिसंबर 2020 में कनाडा में आयोजित होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी SCO के 8 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। SCO के 8 आश्चर्यों में शामिल भारत का एकमात्र आश्चर्य। भारत की यात्रा पर आए SCO के महासचिव व्लादिमीर नोरोव ने इसकी सूचना विदेश मंत्री को दी। तो कुछ जानकारी देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, आपको कुछ तथ्य यहाँ बताए गए हैं। ऊंचाई इसकी है 182 मीटर, विश्व की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा है। गुजरात में नर्मदा जिले में स्थित है ये, और इसका निर्माण किया गया है L&T कंपनी द्वारा, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा। इसके डिजाइनर रहे हैं मूर्तिकार राम V सुतार। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 16 जुलाई 2020 को जारी किया गया। इसमें देखिए 107 विकासशील देशों की 1.3 बिलियन आबादी बहुआयामी से ग्रसित है। ये ऐसा इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। और ये 1.3 बिलियन जो है यानी कि 1.3 अरब 130 करोड़, विश्व की 130 करोड़ आबादी बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है, जो कि कुल आबादी का 22% है। 130 करोड़ जो है कुल वैश्विक आबादी का 22% लगभग है। और भारत में जो है बताया गया है कि 2005-06 में कितने थे और 2015-16 में कितने हैं।
तो 2005-6 में भारत में बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत जो है कुल 642 मिलियन यानी कि 64.2 करोड़ आबादी भारत की जो है 2005-6 में बहुआयामी गरीबी से ग्रसित थी, जो कि 15-16 में यह आंकड़ा घट कर देखिए 642 मिलियन से 369 मिलियन यानी कि 36.9 करोड़, 64.2 करोड़ से 36.9 करोड़ हो गया। यानी कि 273 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए पिछले 10 वर्षों में। 2005-6 से 2015-16 के दौरान 27.3 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए, और ये जो प्रतिशत है ये 664 मिलियन तत्कालीन 2005-6 में भारत की आबादी का 55% था, और 2015-16 में यानी कि 2015-16 में भारत की 27.9% आबादी बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है इस सूचकांक के अनुसार। ये तो प्रतिशत हो गया, और कुल आबादी में देखिए 36.9 करोड़ यानी कि 369 मिलियन। और ये कहा गया है कि ये जो है 1.3 बिलियन जो है कुल 130 करोड़ जो आबादी है उसमें देखिए 64.4 करोड़ जो है 18 वर्ष से कम आयु के लोगों का है। चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन आईपीएसी चीन पर बना है अंतर संसदीय गठबंधन 5 जून 2020 को 8 लोकतांत्रिक देशों के संसदों द्वारा बनाया गया है, ये सांसदों द्वारा। ये 8 कौन कौन से हैं? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे, ये 8 देश द्वारा चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन बनाया गया है। और इसके साथ साथ इन 8 देशों के साथ साथ यूरोपीय संसद भी इसमें शामिल है। चीन के शिनजियांग प्रांत में लाखों उइघुर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार, ताइवान के साथ विवाद, अमेरिका के साथ शुरू व्यापार युद्ध के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यह गठबंधन बनाया गया है चीन के खिलाफ। उत्तरी मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य देश बना है 27 मार्च 2020 को। यह उत्तरी मैसेडोनिया जो है पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा था। यह 30वां बना, इसके पहले 29वां देखिए, 29वां बना था 2017 में मॉन्टेनिग्रो। नाटो क्या है? 12 सदस्य देश हैं इसके। अप्रैल 1949 में गठन हुआ है, और उद्देश्य क्या है इसका? नाटो देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका उद्देश्य रहा है, यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसका उद्देश्य एक संगठित सुरक्षा प्रणाली के सृजन हेतु उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप के स्वतंत्र एवं स्वायत्त देशों को एक छत के नीचे लाना है। और गठन के बाद से नाटो का जो गठन हुआ 1949 में, उसके बाद से यह नाटो का 7वां विस्तार है। उसके पहले छठा जो है 2017 में हुआ था जब मॉन्टेनिग्रो इसमें शामिल हुआ था। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन 5 फरवरी 2020 को माइक पोम्पिया ने इसे लॉन्च किया। अमेरिका सहित 27 संस्थापक देश रहे इसके। क्या है यह गठबंधन? यह समान विचारधारा वाले राष्ट्रों का समूह है जो ताकतवर राष्ट्रों को धार्मिक उन्माद और धार्मिक आतंकवाद से पीड़ित व्यक्तियों की संरक्षा के लिए एकत्र करता है। यह गठबंधन धार्मिक अपराधियों को दंडित करने की वकालत करता है। बोगेनविले की स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह हुआ। बोगेनविले क्या है? न्यू पपुआ गिनी का स्वायत्त क्षेत्र है, यानी कि इस पर अधिकार जो है न्यू पपुआ गिनी का है। 23 नवंबर से 7 दिसंबर 2019 तक जनमत संग्रह चला। 11 दिसंबर 2019 को इसका परिणाम घोषित किया गया, जिसमें ये रिजल्ट आया कि 97.7% लोगों ने इसके पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया। जनमत संग्रह हुआ तो उसमें अपना मत व्यक्त किया, तो 97.7% लोग पूर्ण स्वतंत्रता के विकल्प को चुना। इसमें भारतीय भेषज संहिता को अफगानिस्तान की मान्यता, और यह पहला देश है भारतीय भेषज संहिता को मान्यता प्रदान करने वाला। अब देखिए, भारतीय भेषज संहिता आयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है। 1 जनवरी 2009 से इसे स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। औषधीय उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय भेषज संहिता आयोग द्वारा विधायी और वैज्ञानिक मानकों को भारतीय भेषज संहिता के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, और इसी संहिता को
अफगानिस्तान ने मान्यता प्रदान किया है और इसको मान्यता प्रदान करने वाला अफगानिस्तान पहला देश है। ओडिशा के 2 गांवों को सुनामी रेडी टैग प्रदान किया गया है 7 अगस्त 2020 को। ये 2 गांव कौन कौन से हैं देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेंकट रायपुर और नोलिया शाही। ये ओडिशा के 2 गांव हैं जिन्हें की सुनामी रेडी टैग प्रदान किया गया है और ऐसा टैग प्राप्त करने वाले ये भारत के पहले हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी रेडी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाला भारत पहला देश और ओडिशा पहला राज्य है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को संपन्न हुआ दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच, और यह पहला अवसर था जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसी विदेशी नेता के साथ द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंद प्रशांत में समुद्री सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। इस दौरान दोनों देशों के विदेश तथा रक्षा मंत्रियों के बीच द्विवार्षिक 2+2 वार्ता आयोजित की जाएगी। ये निर्णय इस सम्मेलन में लिया गया। CMS COP13 प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन हुआ। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तत्वाधान में यह 13वां सत्र था। देखिए, गुजरात के गांधीनगर में 15 से 22 फरवरी 2020 के बीच संपन्न हुआ। इसका थीम क्या था? माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। इसका शुभंकर सोन चिड़ैया गिबी। 17 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और यह इस संबंध में अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है। पहली बार भारत में आयोजित किया गया है और ये त्रिवार्षिक सम्मेलन है। पिछला फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित किया गया था। अंतिम दिन जो है इसके सम्मेलन के अंतिम दिन यानी कि 22 फरवरी 15 से 22 फरवरी के बीच ये चला, तो 22 फरवरी के दिन जो है गांधीनगर में हुआ था। तो गांधीनगर घोषणा पत्र जारी किया गया इस संबंध में। और एक खास बात है कि प्रवासी प्रजातियों हेतु 7 चैंपियंस चिन्हित किए गए इस सम्मेलन में। वो चैंपियन देखिए देश कौन कौन थे? जर्मनी, भारत, इटली, मोनाको, नॉर्वे, यूरोपीय यूनियन और अबू धाबी। 18वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 25-26 अक्टूबर 2019 को अजरबैजान के बाकू में संपन्न हुआ। और देखिए 2019 से 22 तक गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है अध्यक्ष है अजरबैजान। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। इस सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की 58वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। C40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन 2019 9 से 12 अक्टूबर 2019 के बीच डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में संपन्न हुआ। ये 7वां संस्करण था। पहला 2005 में लंदन में आयोजित हुआ था। C40 स्वच्छ वायु शहर घोषणा, इसमें जो है स्वच्छ वायु शहर घोषणा किया गया, जिसमें भारत के C40 भारत के 5 शहर, इसमें ये 40 शहर हैं। सिटीज 40 ये 40 शहरों का जो है सम्मेलन था, जिसमें भारत के 5 शहर थे, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु। और इस सम्मेलन में जो है कोलकाता को ग्रीन मोबिलिटी तथा निम्न कार्बन उत्सर्जन के लिए C40 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीलंका में संसदीय चुनाव 2020 में संपन्न हुआ। 6 अगस्त को परिणाम घोषित किया गया। इसमें महिंद्रा राजपक्षे 145 सीटों के साथ चुनाव जीते और 9 अगस्त को पुनः प्रधानमंत्री बने। सिंगापुर में आम चुनाव हुआ। 10 जुलाई 2020 को संपन्न हुआ। ली सियन लुंग 5वीं बार प्रधानमंत्री बने। यह महत्वपूर्ण हो जाता है, 5वीं बार बने ली सियन लुंग, और 93 में से 83 सीट इन्हें प्राप्त हुआ। सोच सकते हैं कितना व्यापक जनमत समर्थन है इन्हें। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? कैटरीना सकेलारोपोउलोऊ 13 मार्च 2020 को ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी।
विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति अर्जेंटीना की थी, इसाबेल मार्टिनेज डी पेरोन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सना मारिनो। सना मारिन ये विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। कहाँ की? फिनलैंड की। उम्र मात्र 34 वर्ष है। 10 दिसंबर 2019 को बनी है यहाँ की प्रधानमंत्री। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटा थनबर्ग। स्वीडिश जलवायु परिवर्तन कार्य करते हैं ये। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया और ये स्थिति में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित की जाने वाली सबसे युवा व्यक्ति हैं। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। उष्णकटिबंधीय महाचक्रवात अम्फान 20 मई 2020 को दीघा तट से टकराया। दीघा तट पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इससे प्रभावित हुए। अम्फान नाम थाईलैंड द्वारा सुझाया गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है प्रभावित क्षेत्र पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश इससे प्रभावित हुए। यानी कि किस क्षेत्र में आया ये? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। इससे जोड़कर देखिए, नहीं लिखा गया, आपको बताया नहीं गया था, तब भी आप समझ सकते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी में किस क्षेत्र में आया? तो बंगाल की खाड़ी में। और देश या कौन सा प्रभावित हुआ? तो भारत और बांग्लादेश प्रभावित हुए। भारत में पश्चिम बंगाल का तट प्रभावित हुआ। निसर्ग चक्रवात 1 से 4 जून 2020 के मध्य जो है ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में आया। इससे महाराष्ट्र प्रभावित हुआ। अरब सागर के ऊपर निर्मित प्रचंड चक्रवाती तूफान। दोस्तों, घटनाचक्र वार्षिकांक सीरीज का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त हुआ। आगे हम नेक्स्ट सेगमेंट भी जल्दी ही लेकर आएंगे, उन्हें देखना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।